नमस्कार फ्रेंड, पीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल जो आरआरबी भोपाल द्वारा जो जारी किया गया टेस्ट है उसका सॉल्यूशन। और इसमें मैं आपको सभी 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आरआरबी द्वारा इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है और ना ही इसका आंसर की प्रोवाइड कराया गया है। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इसका प्रैक्टिस किए हैं तो उनको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसमें आप लोगों का आंसर भी दूंगा और उसको सॉल्यूशन कर कर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रत्येक 100 प्रश्नों का। यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको 100 के 100 प्रश्नों को सॉल्यूशन दिया गया हो। किसी द्वारा रीजनिंग का दिया गया है तो किसी द्वारा करेंट अफेयर का दिया गया है तो किसी द्वारा मैथ को दिया गया है। तो इस टेस्ट में भाग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पर आकर के आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो चलिए मैं टेस्ट को ओपन कर लेता हूं। तो आप जब टेस्ट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड पर सेट कर ले रहा हूँ और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप आराम से देखिए और 100 के 100 क्वेश्चन को आप यहाँ पर से अपना मिला सकते हैं और सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद अपना आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर छात्र जो होंगे वह हिंदी वाले ही होंगे। तो आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है और इसके लिए मैंने काफ़ी अपना समय दिया है। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए इस टेस्ट का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यह कोई मॉक टेस्ट नहीं है बल्कि आरआरबी द्वारा दिया गया एक ऑफिशियल टेस्ट है। आपको इससे यह पता चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम है उसमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपको किस प्रकार से अपना तैयारी करना चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ये सारे आपको इस टेस्ट को देने पर आपको एक अनुभव प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर चल रहा है और यहाँ पर प्रश्न है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों का अब उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो नवंबर 2020 तक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। और अशोक चंद्रा और अशोक लवासा और जो सुनील चंद्रा है वह उप चुनाव आयुक्त हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सुनील अरोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निपा है क्या है? तो निपा एक क्या है? वायरस है और हाल में यह काफ़ी चर्चित रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप इससे अपने आंसर को मिला सकते हैं, आपका कौन कौन सा प्रश्न सही हो रहा है। एक दो प्रश्न अगर गलत हो तो आप नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। ऐसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि कोई भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं बताया जाए, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी टाइम दिया है और इसका सॉल्यूशन किया है। उसके बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मुझे और भी उत्साह मिल सके, मैं आपको लिए और ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आ सकूँ। तो पूछ रहा है, फ्रेंच ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह जीता था राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, EOS 01 क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कथकली केरल है और कुचिपुड़ी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। यह है कहाँ से? तो यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो यह उसी से वहाँ से ही इसका उत्पत्ति हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बस इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मोटिव मिलेगा आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद। अब इसकी राजधानी कहाँ हो गई है? तो अब इसकी राजधानी अमरावती हो गई है। तो चलिए इसका आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके निकट है? तो सरदार सरोवर बांध के निकट है, भाखड़ा नागल बांध के निकट है, हीराकुंड बांध के निकट है, या टिहरी बांध के निकट है? तो यह बांध के निकट है, सरदार सरोवर बांध के निकट। और इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप याद कर लीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के रिलेटेड, क्योंकि यह काफ़ी पॉपुलर रहा है, गुजरात में है यह। तो चलिए आगे के प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पीसी कल्चर जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो रेशम कीटों के पालन से तो यह नहीं होगा, मत्स्य पालन से, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मधुमक्खी पालन से क्या संबंधित है? एपी कल्चर संबंधित है। तो यहाँ पर पीसी कल्चर मत्स्य पालन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा यहाँ पर ऊर्जा की इकाई हो जाएगी और इसी में आप लोगों का घर का बिजली बिल जो दिया जाता है वह किलोवाट घंटा में ही दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 100 प्रश्नों का यह वीडियो है तो लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो में आप बने रहें। मैथ रीजनिंग के सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दूंगा बिल्कुल बेहतर तरीक़ा से। लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल है जो दही में पाया जाता है। जितने भी दूध के सामग्री होते हैं उस सभी में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगला हम प्रश्न चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक हो जाता है। तो आप जानते हैं कैल्शियम का संबंध सीधे सीधे विटामिन डी से है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह विटामिन डी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य मनुष्य द्वारा श्रव आवृत्ति क्या होती है। तो श्रव यानी कि सुनने वाली आवृत्ति रेंज लगभग कितनी है, तो यह जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करने वाला एक चीज़ दे दिया है, यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेकर के यहाँ पर 20,000 ना लिख करके 20 के लिखा है। और के बराबर क्या होता है, तो के बराबर किलो होता है यानी कि 1000 होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक धातु नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सोडियम एक धातु है, फास्फोरस एक धातु नहीं है, फिर देख लिए एल्युमिनियम भी धातु है और पारा भी धातु है जो द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी पदार्थ कौन धातु है, तो इसके पहचानने के लिए उसके आप बाह्यतम कक्षा में देखेंगे। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तब तक वह धातु होगा। जैसे ही उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएंगे वह अधातु हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह उपधातु के श्रेणी में चला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे। तो अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे वह महावीर थे। इसके बाद कोई भी जैन तीर्थंकर नहीं हुए, तो महावीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने उत्तर को मिलाते चलिएगा और इससे पहले आप जा करके अपना टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद ही आप इस उत्तर को मिलाइए। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले जा करके टेस्ट को दे लीजिए, उसके बाद ही आप इस सेक्शन को देखिए। तो पूछ रहा है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इससे अपने तैयारी को जांच सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध भी इसी से रिलेटेड 1764 में हुआ था, तो वह भी आप याद रख सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी 1757 में हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान है वह पाकिस्तान के रहने वाले थे और यही एक ऐसे व्यक्ति थे पाकिस्तान के प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। तो नवरत्न में कौन शामिल नहीं था, तानसेन शामिल था, बीरबल भी शामिल था और वैरम खां शामिल नहीं था, अब्दुल फजल यह भी शामिल था। वैरम खां था वह क्या था, इसका सेनापति था। जब शुरू अकबर बना था तो वह इसका सेनापति रहा था। तो वैरम खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रह रहा है हर एक एग्जाम में। अगर आप देख रहे होंगे तो किसकी सीमा कहाँ से नहीं लगती है, किसकी सीमा कहाँ से लगती है, इन सारे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो नेपाल के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो वह असम की नहीं लगती है। बाकी जितने भी राज्य हैं उसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया उसकी भी लगती है, सिक्किम की भी लगती है और उत्तराखंड की भी लगती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह असम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो इसका मुझे कन्फर्म उत्तर पता नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर आप इसे उत्तर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं आप लोग को बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो कमेंट में आप इसको अपना उत्तर जो भी हो आप बता दीजिएगा ताकि अगला जो स्टूडेंट है उसको इसका उत्तर पता चल जाए। तो अगला प्रश्न कह रहा है
कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध बिल्कुल कृष्णा नदी पर निर्मित नहीं है। हीराकुंड बांध यह भी निर्मित नहीं है। लेकिन नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर लिंगानुपात पूछे तो केरल हो जाएगा, और सबसे अगर कम लिंगानुपात पूछे तो क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए ट्यूनीशिया किस देश में स्थित है? तो यह है अफ्रीका में स्थित। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वें जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या को मनोनीत किया जाता है? यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह 2 है, 4 है, 8 है और 12 है। तो 2 मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो राज्यसभा में कितना मनोनीत किया जाता है? तो 12 मनोनीत किया जाता है। तो इसका आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 12। इससे आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन का लेवल रह रहा है एग्जाम में, क्योंकि यह रेलवे का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। तो इसी प्रकार से प्रश्न रहने की संभावना है। और मैंने आप लोगों से जैसा कहा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे या जहां भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितना से ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिल सके और अपना आंसर को मिला सकें एक ही वीडियो में, और थोड़ा मुझे भी मोटिव मिले, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी भी अभिलाषा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो पूछ रहा है भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 352 से लेकर के 360 तक। उसके बाद पूछ रहा है PSL भी क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग वेसिल, यानी कि यह क्या है? भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिससे उपग्रह को छोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पॉपुलर भी है, और यह काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। 26 जनवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा बम का प्रयोग किया गया था? तो यह जो बम का प्रयोग किया गया था वह स्पाइस 2000 बम का प्रयोग किया गया था। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी के कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नज़र रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। यह क्या है? तो यह क्या है? एक इसरो और नासा की एक संयुक्त परियोजना है। जैसा इसका नाम भी है इसार इसका नाम क्या है? इसका नाम है निसार, और यहाँ से एन से नासा और आई से इसरो, यहीं से पता चल रहा है कि यह इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसरो और नासा की एक संयुक्त परियोजना है। चलिए उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतत विकास हेतु UN 2030 द्वारा कितने विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है या उसकी संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय सदस्य हैं? कब तक? अक्टूबर 2020 तक। और एक प्रश्न कब तक आया था? नवंबर तक। यानी कि आप देख रहे हैं दिसंबर में यह सेट प्रोवाइड कराया गया है और नवंबर तक के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है।
तो यानी कि आप लोगों को पूरा लेटेस्ट करेंट अफेयर को अपडेट करना है। देख रहे हैं आप लोग कितना नज़दीक का करेंट अफेयर पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो नगेंद्र सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू का क्या नाम है। तो सीपीयू का जो मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप जानते हैं सी प्लस प्लस हो जाएगा, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन लिनक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिनक्स हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, यानी कि 1 जीबी बराबर कितना होता है। तो 1 जीबी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 जीबी में कितना एमबी 1024 एमबी, और 1 एमबी में कितना केबी तो 1024 केबी। तो इसको अगर आप गुना कर दीजिएगा, तो इसको अगर आप गुना करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वह यह आएगा। आप इसको गुना कर देख लीजिएगा, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। और यहाँ पर कई छात्र मिस्टेक भी कर दिए होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पूछ रहा है अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में स्थित है, और यह काफ़ी पॉपुलर भी क्वेश्चन रहा है, अधिकतर छात्र इसका सही उत्तर दिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वह पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कहाँ स्थित है, वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य कब तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था। तो यह उद्देश्य रखा गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उन्हीं के द्वारा रखा गया था खुले में शौच मुक्त करने के लिए। और 2014 से उनका कार्यकाल 2019 तक था, तो वह 2019 को ही अपना लक्ष्य बनाए थे। और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो यह शुभ दिन को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 2 अक्टूबर 2019 हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान रखते हुए 2015 में हृदय नामक योजना की शुरुआत की थी। तो यह जो योजना है वह किससे संबंधित है, धरोहरों शहरों के विकास के लिए, जो पुराने धरोहर शहर है उसका फिर से विकास किया जाए, इसके लिए यह योजना चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो आप इसको सोल्व अगर करना चाहें तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 15 के जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 40, 40/8 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 + 3 गुने 6 - 2 3 यानी कि 6 18 और 3 दूनी 6, यानी कि 18 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 12, और 12 + 5 तो कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा, और 10 भागे 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6, और इधर अगर कर लीजिएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 गुने 5 यानी कि कितना हो जाएगा 40, और 40 - 15 यानी कि कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 25 और +6 कर दीजिए तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 26, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25 प्लस कितना आपको करना होगा 6, यानी कि आपका इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 31, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको आपको सोल्व करना है तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 100 भागे 5 गुने 2/5 यानी कि 200/25, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। तो आप इसका सही उत्तर क्लिक कर सकते हैं। पूछ रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 850, तो यह तो 625 से पूर्णतः विभाजित होगी ही नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। 625 तो 625 है जो 250 से विभाजित नहीं होगी, यह भी गलत हो जाएगा। 1250 दोनों से विभाजित हो जाएगी, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आप इसका चाहें तो एलसीएम भी निकाल कर इसको बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 242, 242, 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4 और 8 शेषफल बचे, तो इसको आपको डायरेक्टली घटा देना है। तो यह हो जाएगा 240 और यह हो जाएगा 634 और यह हो जाएगा 358। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप लोगों का एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर 10। आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी फैक्टर है जो उससे पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। और यह एक काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आपको रूट निकालना है। तो 81 का जो रूट हो जाएगा वह 9 हो जाएगा, और 1600 का जो रूट हो जाएगा वह 40 हो जाएगा, और इस पर एक और रूट चढ़ा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का रूट करिएगा तो आप लोगों का 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 5/3 और 27/40 के व्युत्क्रमों का गुणनफल का व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं 3/5 गुने 40/27, 9 और ये क्या हो जाएगा 8, यानी 8/9 और इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम 9/8, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 3/4 भाग है जो शिक्षा पर खर्चा करता है, और 1/3 है जो अपने भोजन पर खर्चा करता है, और शेष राशि को बचाता है। तो वह उसका अगर वेतन है जो 60,000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो 1/4 है जो किस पर खर्च कर रहा है, तो शिक्षा पर खर्चा कर रहा है, और 1/3 है जो किस पर खर्चा कर रहा है, वह भोजन पर खर्चा कर रहा है। तो टोटल इस कितना खर्चा कर रहा है, तो इसका एलसीएम 12 और 4, 3, 7, यानी कि 12 में से 7 वह खर्चा कर रहा है और 5 वह बचा रहा है। तो 12 हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, वह 12 हो जाएगा, और उसका बचत कितना हो गया 5, तो 12 पचे 60, यानी कि पचे 25, यानी कि 25,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी इसका क्लिक कर सकते हैं। चलिए पूछ रहा है कि 200 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 इसका एलसीएम होगा, और इसका अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 300 होगा। तो डायरेक्टली आप इसको भाग दे दीजिए, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। तो इस 5 हम देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है, तो 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ शेयर जरूर कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। और जो भी प्रश्न मेरा अगर गलत हो जा रहा है किसी कारणवश अगर मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ तो आप इसको कमेंट में कर दीजिए, मैं उसको पिनअप कर दूंगा, या आप लोग को कमेंट को मैं जो भी एरर होगा उसको मैं एक जगह पिनअप करके आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को अगर 84 से विभाजित करते हैं तो 27 शेष बचता है, तो उसको अगर 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो आप देखिए 6 से यह डायरेक्टली विभाजित है, तो इसको चेक नहीं करना है। आप देखते हैं 27 को, तो 27 को अगर आप 6 से विभाजित करेंगे 6 को 24, यानी कि आप लोगों का जो शेषफल बच जाएगा वह कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है एक्स वाई का अनुपात है जो 3:2 है, तो इसका मान आप लोगों का निकालना है। तो एक्स के जगह आप 3 पुट कर दीजिए, वाई के जगह आप 2 पुट कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा, और 5 की 15 और 7 दूनी 14, यानी कि 12/29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको पुट करके देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 2:3 है और इनका गुणनफल 726 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या निकालने के लिए 2x गुने 3x बराबर 726, अगर इसको करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 726, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर 726। अगर इसको देंगे तो 12 तो 121 बार तब डिवाइड होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 11, और x बराबर 11 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या कौन है 2, तो 11 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। चलिए
पूछ रहा है कि एक के पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं जो इतना मत प्राप्त किए हैं, तो विजयी प्रत्याशी का मत प्रतिशत क्या होगा। तो फाइनली आप इसको जोड़ लीजिए और जो विजयी प्रत्याशी है वह यह है, तो इसको आप जोड़ करके जो विजय प्रत्याशी जो भी आ रहा है जोड़ने के बाद उससे आप इसको डायरेक्टली क्या कर दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। जैसे 54,332 बटा इसका एडिशन गुने 100, इसको आप करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और मेरे अनुसार से जो आंसर आना चाहिए वह यह आना चाहिए 57.2.3 इसका सही आंसर होना चाहिए। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा गुना भागा था तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30 एवं 20% कम है, यानी कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% यानी 70 और 20% यानी 80, और यह संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि पहली 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पहली 2 संख्याएं यह है, तो इनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में 10,000 की धनराशि है वह 1600 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं 8 गुने अगर 2 करेंगे तभी जाकर यह 16 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। आप इसको बना भी सकते थे लेकिन इजी था तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक के ब्याज देती है, तो 55,000 उसका ऋण होता है, तो 2 वर्ष के बाद दुकानदार को कितनी राशि चुकानी होगी। तो डायरेक्टली आप कर दीजिए 55,000 गुने 21 भागे 20, 21 भागे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसका जो मल्टीपल आएगा वह 441 आएगा। तो 441 गुने 55 करके आपको 4 से भाग देना है। अगर आप इतना करिएगा तो आपका जो सही उत्तर आएगा वह यह आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी 45,000 में एक सोफा सेट को बेचता है, तो उसको जितना लाभ होता है उतना ही उसको 39,000 बेचने पर घाटा होता है, यानी कि जितना यहाँ पर लाभ हो रहा है उतना यहाँ पर घाटा हो रहा है। तो इसको क्या करिए, इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दे दीजिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप जोड़ लीजिए 45 और 39, यानी कि 9, 5, 14 और 4, 3, 7 यानी कि 74। 4, 3, 7 अब एक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 84, यानी कि इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 42, यानी कि 42,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों को डायरेक्टली क्या करना है, जोड़ करके 2 से भागा दे देना है, तब इसका जो क्रयमूल है वह ज्ञात हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 42,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क को 50 दिन में मरम्मत करते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिन में करने के लिए कितनी अतिरिक्त आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सड़क तो का लंबाई तो सेम रह जाएगा, तो सड़क लंबाई से सड़क लंबाई चला गया, 40 से 40 चला गया, तो जो इसका उत्तर आ रहा है वह 50 आ रहा है। लेकिन 50 आदमी पहले से ही थे, तो अभी हमें अतिरिक्त आदमी की कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अतिरिक्त आदमी जैसे 50 आदमी की ज़रूरत पड़ रही थी लेकिन 40 आदमी हैं, तो अतिरिक्त आदमी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 10 ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए और लाइक तो ज़रूर आप कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। कह रहा है एक प्रश्न कि एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप है ए और बी। ए अकेले 70 मिनट में भरता है जबकि बी अकेले 80 मिनट में भरता है। अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेगा। तो ए कितने मिनट में भर रहा है, बी कितने मिनट में भर रहा है। ए 70 मिनट में, बी 80 मिनट में। दोनों का अगर आप एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 5600 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। और दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे दोनों मिलकर भरता है तो 150 आ जाएगा। तो इसका जो टाइम लगेगा वह कितना लगेगा 5600 बटा 150। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वह उत्तर आ जाएगा, इसको मैंने डिवाइड किया था तो मैं आप लोगों को डिवाइड करके बता देता हूं। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा वह 37.33 इसका उत्तर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा
37.33। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है गाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि 1 मिनट में वह कितना चल रहा है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तभी तो वह 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा। तो 2 मिनट में वह कितना चलेगा, तो 2 किलोमीटर चलेगा। तो 2 किलोमीटर चलेगा, तो हम देखेंगे कि 2 किलोमीटर कौन सा आंसर है। तो 2 किलोमीटर आप देख सकते हैं 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 2000 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण है वह 12 सेंटीमीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वह 108 है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण 12, दूसरा विकर्ण x बराबर 108। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह आप लोगों का आंसर 18 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आधार का जो व्यास है वह 6 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वह 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर एल, एल उसका क्या होता है, एल उसका ए वाला भाग होता है, ए वाला भाग उसका एल होता है, और ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई ए वाला होता है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और व्यास कितना दिया हुआ है 6, तो यह कितना हो जाएगा 3। अगर आप इसको करिएगा तो यह कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर जो एल आ रहा है वह कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब चलिए हम इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं, 22/7 गुने पाई आर एल, यानी कि त्रिज्या 3 और ऊंचाई 5। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 22 से और गुने 3, यानी कि 330/7, 330/7 इसका उत्तर आ जाएगा। और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो जो सही उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 47.14 इसका सही उत्तर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में 47.14 दिया हुआ है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि x + y बराबर 5 है और x गुने y बराबर 18 है। तो x क्यू प्लस वाई क्यू का हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसको देखिए ऐसे करिए, x + y बराबर 5। तो दोनों साइड हम क्यू कर देते हैं। दोनों साइड अगर क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 125 और यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 125। तो हमें इसका मान निकालना है, तो हमें इसका मान घटाना होगा, यानी कि 125 में से हमें इसका मान घटाना होगा, इसका मान 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का। तो 125 माइनस 3xy यानी कि 3 और xy का मान कितना हो जाएगा 18 और x प्लस वाई का मान हो जाएगा 5, यानी कि इसका अगर मान आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 18×5 = 90 और 9×3 = 27, यानी कि 125 माइनस 270। और इसको अगर आप घटाते हैं तो आपका आ जाएगा -145। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न गुणनखंड से है, तो इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करिए, x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, इसको अगर आप गुणनखंड में डिवाइड करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6। तो इसका 2 गुणनखंड अब यहाँ से निकल कर आ रहा है, एक आ रहा है x माइनस 3 और एक आ रहा है x माइनस 6। इसका 2 गुणनखंड यहाँ से निकल कर आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह किस में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते चलें और एक कमेंट सुंदर सा नीचे ज़रूर कीजिएगा।
और पूछ रहा है कि इन असमूहित आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका के लिए आप लोग जानते हैं, इसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो व्यवस्थित अगर आप इसको करते हैं तो कैसे व्यवस्थित आपको करना है, या तो बढ़ते क्रम में करना है या तो घटते क्रम में करना है। तो सबसे छोटा 3, उसके बाद 5, और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वह है 16, और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वह 18, और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वह 24, उसके बाद जो बड़ा है वह 35। तो इसमें कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 संख्या इधर से और 2 संख्या इधर से, और अगर इन दोनों को जोड़कर अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो 8 6 14 और 2 1 3, यानी कि 34 भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 17। 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और वृत्त की जो जीवा है वह 16 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई है। तो उस जीवा के उसके केंद्र से दूरी क्या होगी। तो इसको आप ऐसे समझिए, एक वृत्त है और यह इसका केंद्र है, और जीवा ऐसे खींचा गया है, और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, तो 16 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, 10। और इसको आप यहाँ से ऐसे, इसका यही पूछ रहा है, यह आपको फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो यह आप देख लीजिए, रुकिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। यह ऐसे दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये आपको फाइंड करना है, यानी कि 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 यानी कि आप करिएगा तो आ जाएगा 36। 36 को अगर आप रूट से हटाइएगा, 36 का अगर रूट हटाइएगा तो आप लोगों का आ जाएगा 6। 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 6 कहाँ पर है, तो 6 यहाँ पर है, तो इसको आपको कर देना है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए ऐसे बन जा रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यह हो गया 8 हो गया, यह हो गया 10। तो आपको इसको डायरेक्टली फाइंड करना है, तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा आसानी से, उसी को फाइंड किया था मैंने उसमें। तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी भुजा पी क्यू पर एक बिंदु x है और भुजा पी आर पर बिंदु y, दोनों को एक जोड़ने वाली रेखा है क्यू आर। देखिए यह प्रश्न कर रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी हो गया, क्यू हो गया, और आर एक त्रिभुज है, और इसका जो मध्य भुजा है वह दोनों को डिवाइड कर रहा है x और y, और इसका जो अनुपात है वह 3:5 है। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है PQ की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लंबाई को इसको पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालना होगा, तो इसको इस प्रकार से आप निकाल लीजिए। देखिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो यानी कि 7 भागे 3 कर दीजिए, और इन टोटल का पूछ रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था P और Q यहाँ से लेकर यहाँ तक के लंबाई को पूछ रहा है। तो इसका पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका पूरा लंबाई हो जाएगा 8। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 8 7 56, 56 भागे 3, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 18.66। 56 भागे 3 बराबर 18.66, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। पूछ रहा है कि कोट 15 इंटू कोट 75 इंटू कोट 60 इंटू कोट 30 प्लस tan 45 का मान किसके बराबर था। तो कोट को आप क्या करिए, तो कोट 15 इसको आप कर लीजिए tan में, कोट 15 को tan 75 कर सकते हैं, tan 75 हो जाएगा, और यह कोट 60 है वह किस में चेंज हो जाएगा, tan 30 में, यानी कि इससे यह डिवाइड हो जाएगा और इससे यह डिवाइड हो जाएगा, दोनों सब एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 और इधर 1, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दे रहा है, जैसे 30 है कोट 30, वह किसको tan 30 को डिवाइड कर देगा। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन सोल्व हुआ, आप इसको देख लीजिएगा अपने से, और इसका मैंने बनाया नहीं है, आप इसको खुद से अपने आप से देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि एक के 30 cm ऊंचे एक बिजली का खंभा है, एक बिजली का खंभा 20 मीटर ऊंचे एक बिजली का खंभा, 20 मीटर ऊंचाई इसका बिजली का खंभा है, उसकी छाया जो बन रही है वह 20√3 बन रही है, यानी कि 20 यह हो गया
और इसकी जो छाया बन रही है वो 20√3 बन रही है। तो इसका जो कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसको आप tan 30 डिग्री का मान आप रख के पुट कर लीजिएगा। tan से यह सोल्व हो जाएगा, इसको आप पुट करके इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 30 बनेगा। चलिए अब यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। तो रीजनिंग को हम देख लेते हैं कैसे कैसे है। तो देख लीजिए, एफ का उल्टा क्या हो गया, यू हो गया। एल का उल्टा क्या हो गया, ओ हो गया। ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी आप उल्टा फाइंड करते जाइए। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा एन हो जाएगा। तो यानी कि पहला दो अक्षर मिल रहा है वह यू और एन मिल रहा है। तो सबसे हम पहले देखेंगे यू एन किसी में है, यू एन इसमें मिल रहा है। आगे यू एन किसी में है तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सब था जो एक दूसरे के उल्टा था, उसी प्रकार से इसको निकालना है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि यह इसका विलोमार्थी शब्द है। तो यह क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, वह बहिर्मुखी, यह इसका विलोमार्थी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 11 144, यानी कि 11 को क्या कर दिया है, 12 कर दिया है और उसका स्क्वायर कर दिया है, तो 144 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 17 करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289। तो हम देखते हैं 289 किसी में है, तो 289 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारियां सही है, भले यह कथन समान रूप से तथ्यों के भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कह रहा है सभी बड़े हैं वह छोटे हैं। सभी बड़े क्या हैं, छोटे, छोटे हैं। और कुछ छोटे क्या हैं, लंबे हैं। कुछ छोटे क्या हैं, लंबे हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है, कोई लंबा सफ़ेद नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सभी बड़े क्या हैं, सभी बड़े छोटे हैं। और कुछ छोटे क्या हैं, लंबे हैं। कुछ छोटे क्या हैं, लंबे हैं। और कोई लंबा सफ़ेद नहीं, यानी कि सफ़ेद एक कोने में ऐसे हो जाएगा। तब इससे कथन निष्कर्ष पूछ रहा है। तो हम चलिए अब इसको आप एक बार डायग्राम को आप देख लीजिए किस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। तो उसके बाद आप निष्कर्ष को देखिएगा, अपने कॉपी पर इसको नोट करके निष्कर्ष को हम देख लीजिएगा। तो इसका जो निष्कर्ष हो जाएगा, कुछ बड़े सफ़ेद हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ बड़े सफ़ेद नहीं हैं। कुछ बड़े सफ़ेद नहीं हैं, तो कुछ बड़े सफ़ेद नहीं हैं, या सही होगा। कुछ छोटे सफ़ेद नहीं हैं, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह केवल और केवल इसका अनुसरण करता है, वह 3 करता है। तो चलिए हम आगे की प्रश्नों की ओर चलते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सी धारणा इसमें अंतर्निहित है। तो कथन कह रहा है कि एक साल ज़्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खरीदारी पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं। तो पहला धारणा है कि दुकानदार और डिपार्टमेंट स्टोर ने अत्यधिक लाभ अर्जित कर लिया है, इसलिए वह अपने ग्राहक के साथ लाभ को बांटना शुरू कर दिया है। और दूसरा कथन है बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन इसकी बिक्री संतोषजनक नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कथन, आप ध्यान से पढ़िए, इस साल ज़्यादातर दुकानदार डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छूट दे रहे हैं। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि वह लाभ को बांट रहे हैं, तो ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उनकी बिक्री संतोषजनक नहीं है, किस लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन उनकी बिक्री संतोषजनक नहीं है। तो बिक्री संतोषजनक नहीं है यह बात सही है, लेकिन उनके पास बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है यह कहा नहीं जा सकता है। तो इसका दोनों के दोनों कथन निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को यथाक्रम भरने में पुनरावृत्ति पैटर्न को निर्मित करेगा। तो इसके जगह पर आप भर्त कर, यह देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए DM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा M, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा।
और फिर देखिए अगर आप यहाँ पर m भर देते हैं तो यहाँ पर लास्ट में n है, और इसको अब देख लीजिए n के बाद n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यानी कि जो पैटर्न बनाना है वह DMN सभी जगह पर भरा जाएगा। तो आप इसको ऐसे अगर भरिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा MNDMN, यह आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसको अगर भरिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप देख लीजिए, सभी में आप देखिएगा इसके बीच का अगर डिफरेंस देखिएगा तो 142 है, इसके बीच का डिफरेंस 142 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 497 प्लस 142 करना पड़ेगा, और इसका अगर आप करिएगा तो 639 इसका सही उत्तर आएगा। तो 639 हम देखते हैं है कि नहीं कहीं, तो चलिए है। और जैसा कि मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है इसलिए मैं आप लोगों को उतना स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए हम आगे के प्रश्नों पर बात करते हैं। तो आगे का प्रश्न कह रहा है कि 5 से 9 हो रहा है, 9 से 26 हो रहा है, तो 26 से कितना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है 5 से 9 यानी कि 5 से 9 यानी कि यहाँ पर 2 मल्टीपल किया है और उसमें से 1 घटाया है। फिर यहाँ पर क्या किया है 9 तिया 27 यानी कि 3 मल्टीपल किया है 9 गुने 3, और यहाँ पर क्या किया है 1 को घटाया है यानी कि 9 तिया 27 माइनस 1। तो यहाँ पर यही करना है, यहाँ पर क्या करना है 26 गुने 4 माइनस 1। अगर आप इसको करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, सॉरी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर 103 आ जाएगा। 103 आपका उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कोड को प्रतिस्थापित करने के लिए, तो इसका कोड आप अगर प्रतिस्थापित कीजिएगा इस प्रकार से, जैसे प्लस को गुना के रूप में करिएगा, माइनस को जोड़ के रूप में कीजिएगा, गुना को भागा के रूप में और भागा को घटाव के रूप में अगर आप कीजिएगा तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न में हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कितने लोग युवा हैं लेकिन लंबे नहीं हैं। तो कितने लोग युवा हैं लेकिन लंबे नहीं हैं, तो यह लोग हो गया, यह युवा हो गया। यह दोनों होना चाहिए लेकिन लंबा नहीं होना चाहिए। तो लंबा नीचे वाला सेक्शन है, तो ऊपर आप देख सकते हैं 31 नंबर वह लंबा के श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसका आप उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, जैसे देख लीजिए पहला पैटर्न 8, 7 और 6। तो इसको क्या किया है 8 7 56 और 7 6 42, यानी कि 8 7 56 और 7 6 42। इसको अगर कीजिएगा तो 98 आएगा। उसी प्रकार से इसका भी पैटर्न दोहराया है। तो जो पूछ रहा है वह इस वाला पैटर्न को आप देख लीजिए 6, 5 और 4। तो 6 5 30 और 5 को 20 यानी कि 30 और 20 यानी कि कितना हो जाएगा 50। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल को जोड़ दिया है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक अन्य भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो स्केलोप यह कहाँ पाया जाता है, इसका मतलब शंख होता है और यह पाया जाता है आप लोगों का समुद्र में। क्लैम्प भी आप लोगों का एक प्रकार से समुद्र में ही पाया जाता है। ओयस्टर यह भी समुद्र में पाया जाता है, लेकिन मोबोस यह एक सांप की प्रजाति है और यह समुद्र में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मोबोस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 4 संख्याएं दी गई है जिसमें 3 संख्याएं किसी एक तरह से समान है, एक अन्य एक तरह से भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। तो इसका आप लोगों को जोड़ कर देखना है, जिसका 20 आंसर आ जाता है। सॉरी, सभी का मल्टीपल जो आएगा आप लोगों को 20 आएगा, लेकिन इसका मल्टीपल आप लोगों को
21, सॉरी इसका सभी का एडिशन है वह 20 आता है, मल्टीपल नहीं, एडिशन 20 आता है। इसका एडिशन आप लोगों का 21 आएगा, तो इसलिए यह हो जाएगा 90 63 3 जो हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं 2 3 5 7 9, उसको एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। 9 को 5 के बाईं ओर, 9 को 5 के बाईं ओर रखा गया है, 9 को 5 के बाईं ओर रखा गया है, एवं 2 को 7 के दाईं ओर रखा गया है और 9 के बाईं ओर रखा गया है, यानी कि 2 को 7 के बाईं ओर और 9 के दाईं ओर रखा गया है। 5 को 3 के बाईं ओर रखा गया है। तो पूछ रहा है कि मध्य की संख्या क्या होगी, तो मध्य की संख्या क्या होगी, 9 हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि एक घड़ी की 2 सुइयां 8 और 9 के बीच किस समय एक दूसरे से मिलेगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आप लोग खुद से चेक कीजिएगा, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैंने सोल्व किया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 घंटा 43.7/11 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप इसको खुद से चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को। तो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है JLNP OLIF में परिवर्तित होता है, SUWI किस में परिवर्तित होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए JLNP, इसमें क्या हो रहा है, ये 2 2 बढ़ते जा रहा है। J से L बढ़ा 2, L से N 2 बढ़ा, N से P 2 बढ़ा, और इसका जो अगला टर्म है OLIF, इसमें देखिए 3 घटते घटते जा रहा है, 3 घटते घटते जा रहा है। तो इसमें भी इसी प्रकार से S से U हुआ, U से W हुआ और W से Y हुआ। इसमें भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो आगे के जो हमारा आंसर होना चाहिए वह 3 घटते घटते वाला होना चाहिए। तो 3 घटते घटते वाला कौन है, तो 3 घटते घटने वाला है XURO। X से U 3 घटा, U से R 3 घंटा और R से O है वह 3 घटा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक है प्रश्न, A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, और A माइनस B का अर्थ है A B का बहन है, और A गुने B का अर्थ है A B का पिता है, और A भागे B का अर्थ है A B की माता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि P है जो Q की दादा या नानी है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको मैं सोल्व नहीं किया हूं। तो आप इसको खुद से सोल्व कीजिएगा, और जो इसको सोल्व किए हैं वो नीचे कमेंट करेंगे। जो प्रश्न छूट गया है और जो उसको सोल्व कर लिए हैं वह नीचे कमेंट करेंगे, ताकि अगले जो छात्र हैं उसको मदद मिल सके। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 69H23 बराबर 1। तो इसको अगर हम H बराबर पुट करते हैं भागा, और @ बराबर अगर हम घटाव पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। जैसे अगर 23 को भागा करेंगे, 69 को भागा करेंगे 23 से, तो हमारा भागफल आएगा 3, और @ बराबर हम पुट कर रहे हैं माइनस, तो 2 इसको अगर करेंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट है वह सही बैठ रहा है। उसी प्रकार से हमको इसमें भी कर देना है। 36 को हमें 3 से भाग देना है, तो हमारा जो भागफल आएगा वह 13 आएगा, और @ मतलब माइनस यानी कि 10, यानी कि जो इसका उत्तर आएगा वह 3 आएगा। तो 3 हम उत्तर देख लेते हैं किस कहाँ पे है। तो यहाँ पर तो 3 उत्तर नहीं दे रहा है, मेरे अनुसार से कुछ गलती कर रहे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा था। यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह 12 आएगा, और 12 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो इसको आप खुद से काउंट कीजिएगा, और इसको आप अच्छे तरीके से काउंट करिएगा। आप देख रहे होंगे त्रिभुज से रिलेटेड 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आप लोगों का पूछ ही दिया जा रहा है। तो आप इसको खुद से काउंट कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना त्रिभुज इसमें आता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साइबेरिया इज
एक कोल्ड पैलेस को लिखा जाता है, एक कोल्ड पैलेस इज साइबेरिया। उसी प्रकार से वाटर फ्रीज टू आइस को लिखा जाता है, फ्रीज हियर आइस टू वाटर। उसी प्रकार से वाटर फ्रीज टू आइस इन साइबेरिया को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा आइस इन साइबेरिया फ्रीज टू वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन या निष्कर्ष उसका अनुसरण करता है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का कारण अनियमितता है। सिर्फ कथन में यही कहा गया है कि जो परीक्षा में जो फेल हो रहे हैं उसका कारण क्या है, अनियमितता, यानी कि वह नियमित रूप से क्लास को नहीं आ रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी नियमित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि सभी जो क्लास में आ रहे हैं वह अनुत्तीर्ण होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा गया था, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, यह भी बात नहीं किया गया था, इसके बारे में कथन में बात ही नहीं किया गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि एच और जे से एल, एच से जे से एल, यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, तो एल से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हुआ, एच से आई, एच से आई 1 बढ़ा, एच से आई 1 बढ़ा, आई से जे 1 बढ़ा, तो जे से क्या हो जाएगा, के, यानी कि दूसरा अक्षर हो जाएगा वह के हो जाएगा। और ए से क्या हुआ, ए से वाई, यानी कि कितना घट गया, 2 घटा। और वाई से डब्लू, यानी कि कितना घटा, 2 घटा। तो डब्लू से भी 2 घटेगा, तो डब्लू से 2 अगर घटाते हैं तो वह क्या आ जाएगा, यू। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा एन के यू, इसका आंसर हो जाएगा। तो एन के यू कहाँ है भाई, एन के यू यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए यहाँ पर 2 सीरीज बनाइए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। एक ऊपर सीरीज बनाइए, 6 से 9, यहाँ पर 3 बढ़ा, 9 से 13, यहाँ पर 4 बढ़ा। और 13 से 18, यहाँ पर कितना बढ़ा, 6, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 8, यानी कि 18 प्लस 8, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 26। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, से यहाँ पे किया गया है इसका क्यूब और इसका क्यूब का यह जो है वह माइनस है। तो आपको यही करना है, देखिए इसका फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो 7 का आप क्यूब कर दीजिए और 5 का क्यूब कर दीजिए, और दोनों का क्यूब को अगर आप फाइंड करके निकालिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह 218 आ जाएगा। आप इसको कर देख लीजिए, मैंने कर देख लिया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 218 आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न पे बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जिससे आसान अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार 1 बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप लास्ट वाले ऑप्शन का अगर आप चेक करेंगे तो आई के एन आर डब्लू, आई और के के बीच में कितने अक्षर हुए, आई और के बीच में 1 अक्षर, के और एन के बीच में कितने अक्षर, के और एन के बीच में आई और के बीच में 1 अक्षर, के और एन के बीच में 2 अक्षर, एन और आर के बीच में कितने अक्षर, 3, और आर ए डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर, 4 अक्षर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सुटेबल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें 3 अक्षर किसी एक तरह समान है, एक अन्य भिन्न है। तो भिन्न समूह का चयन कीजिए। तो भिन्न समूह का आप लोगों का चयन करना है, तो जिसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा
इसको पहले देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एम एल एन ओ। तो देखिए यह दूसरे एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है के जे पी क्यू, यह भी एक दूसरे का अपोजिट है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है आई एच आर एस, तो यह का अपोजिट है, आई आर का अपोजिट और एच एस का अपोजिट, यह भी ठीक है। जी टी एफ भी क्या अपोजिट है, तो यह अपोजिट नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेन आरेख का चयन कीजिए जो टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल और टी20 के बीच सही संबंध दर्शाता हो। तो टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल और टी20, तो टेस्ट क्रिकेट अलग हो जाएगा और जो टेस्ट क्रिकेट अलग हो जाएगा, आईपीएल किसके अंदर आ जाएगा, टी20 के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि अगले छात्र को भी इससे ऑप्शन मिलाने का मौका मिले, उनको भी पता चले। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तभी मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है कितने बिल्लियाँ कागज तथा पुस्तकें दोनों हैं। तो कितने बिल्लियाँ कागज पुस्तकें दोनों हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह बिल्ली हो गया और यह पुस्तक हो गया वृत्त वाला और त्रिभुज हो गया, वह कागज हो गया। तो तीनों में सम्मिलित होना चाहिए। तो देख रहे हैं तीनों में सिर्फ एक ही संख्या सम्मिलित है, वह है 3। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिया हुआ है एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज है वह प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, अनूप पंक्ति के अंत से 35वें स्थान पर है और सोनू है जो अनूप से 10 स्थान आगे है। तो मनोज और सोनू के बीच में 15 विद्यार्थी खड़े हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। मनोज है वह क्या है, मनोज इधर से 15वें स्थान पर है, यहाँ पर मनोज है। और अनूप है जो अंत से कितवें स्थान पर है, अनूप है जो अंत से 35वें स्थान पर है। और जो सोनू है वह अनूप से 10 स्थान आगे यानी कि 45वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंटों की संख्या है वह कितनी है, वह है 15 और यह 10 हो जाएगा। मनोज 10 स्थान पर खड़ा है। तो आप देख लीजिए 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 45 के पास पहुँच गए। तो 45 के पास हम लोग पहुँच गए। तो 45 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन 70 आ जाएगा। तो 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। तो लास्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सेब का जो मूल्य है वह संतरे से अधिक है। पहला कथन कह रहा है सेब का मूल्य आम के मूल्य से कम है, यह दूसरा प्रश्न कह रहा है, यानी कि सेब का मूल्य संतरा से अधिक है। तो इसको ऐसे कर दीजिए। तो इसको हम इस प्रकार से सजा सकते हैं, जैसे सेब का मूल्य संतरा से अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा संतरा और ये हो जाएगा सेब। फिर दूसरा कथन कर रहा है सेब का मूल्य आम से कम है, तो यह हो जाएगा आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट हो गया। अब हम इसका कथन देखते हैं। कथन क्या कह रहा है, पहले 2 कथन सत्य हैं, तो तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन भी क्या होगा। तो हम देखे थे, अगर अरेंजमेंट हम किए थे तो बिल्कुल तीसरा कथन भी आ रहा था, वह सही आ रहा था, बिल्कुल यह गलत नहीं हो रहा था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह सत्य हो जाएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितने भी एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के इसमें 100 के 100 प्रश्नों का एक कहा जाए तो संग्रह दिया था और लगभग मैंने सभी प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश की। जो प्रश्न आप लोगों से
नहीं बने होंगे उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो मुझसे नहीं बने, एक दो प्रश्न ऐसे थे जो मैंने नहीं सोल्व कर पाया, तो उसका आप नीचे कमेंट में जवाब दे दीजिएगा ताकि अगले छात्र हैं उसको पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।